हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आरबीआई से जुड़े हुए 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1934 और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब इससे जुड़े हुए अन्य पक्षों पर हम लोग बात कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, लेकिन कभी ये पूछ ले आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। और कभी ये पूछ ले आरबीआई के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था जिसे कहा जाता है आरबीआई अधिनियम 1934। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आरबीआई की स्थापना जब 1 अप्रैल 1935 को किया जाता है तो उस समय यह है कि निजी बैंक हुआ करता था, क्योंकि अभी भी हमारा देश गुलाम हुआ करता था और हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिलती है। जब 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है तो उसके बाद आरबीआई को सरकारी बैंक बना दिया जाता है, अर्थात इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। ठीक है, तो अगर कभी ये पूछे आरबीआई की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 किस आयोग के आधार पर? तो हिल्टन यंग कमीशन रिपोर्ट के आधार पर। कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो आरबीआई अधिनियम 1934 लाया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसमें ऑप्शन बी था 26 नवंबर 1949। थोड़ा इसको समझिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और उसके बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया, लेकिन इसे इस दिन लागू नहीं किया गया। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत, पारित व अधिनियमित कर दिया गया था। कहने का मतलब ये है, इसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो यदि कभी ये पूछे कि हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया व पारित किया गया, तो वो था 26 नवंबर 1949। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को ही पूरा का पूरा संविधान तो नहीं लागू किया गया, लेकिन संविधान के 16 ऐसे अनुच्छेद थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? ऑप्शन ए एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बीओबी अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी एचडीएफसी। तो बताइए किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसे केंद्रीय बैंक व सरकार का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य बैंकों को ऋण देने एवं उससे ऋण लेने का कार्य करता है। और जितने भी प्रकार के नोट छापे जाते हैं वह आरबीआई के द्वारा ही छापे जाते हैं। अब बात ये आती है कि आरबीआई अधिकतम कितने रुपए तक के नोट छाप सकती है? तो आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकती है। यदि आरबीआई को 10,000 रुपये से भी अधिक नोट छापने हैं तब उसे आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये के नोट और सिक्कों को आरबीआई द्वारा नहीं छापा जाता है। 1 रुपये के नोट और सिक्कों को वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में छापा जाता है। इसलिए जब आप 1 रुपये के नोट देखोगे तो उस पर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, और 1 रुपये से अधिक के नोट देखोगे तो वहाँ पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अब बात ये आती है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा अधिकतम कितने रुपये तक के सिक्के ढाले जा सकते हैं? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा अधिकतम 1,000 रुपये तक के सिक्के ढाले जा सकते हैं। यदि 1,000 रुपये से अधिक के सिक्के ढालना है वित्त मंत्रालय को, तब उसे आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, आरबीआई का लेखा वर्ष है। ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ऑप्शन बी
1 फरवरी से 31 जनवरी, ऑप्शन सी 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन डी 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो बताइए आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है। लेखा वर्ष कहने का मतलब ये है कि एक वर्ष के अंदर अंदर कितना आया और कितना गया, तो उसमें एक साल जोड़ा कैसे जाता है। जैसे एक सामान्य वर्ष होता है कि 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है, तो वैसे आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है कि कब से शुरू होगा और कब से समाप्त होगा। तो बताइए आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वह होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। लेकिन यदि कभी ये पूछ ले कि अन्य बैंकों का लेखा वर्ष कितना होता है, तो अन्य बैंकों का लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वह होता है 1 जुलाई से 30 जून तक, लेकिन अन्य बैंकों का जो लेखा वर्ष होता है वह होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यदि बजट की बात किया जाए तो बजट का भी जो लेखा वर्ष होता है वह होता है 1 अप्रैल से 30 नहीं 31 मार्च। बजट का जो लेखा वर्ष होता है वह होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। चौथा प्रश्न है आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। लेकिन कभी ये पूछ ले कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। ठीक है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नोटों की छपाई नहीं होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि आरबीआई नोटों को छापने का कार्य करती है, तो बताइए आरबीआई कहाँ कहाँ पर नोटों को छापने का कार्य करती है। ऑप्शन ए है नासिक, नासिक जो है महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी है मैसूर, मैसूर कर्नाटक में है। ऑप्शन सी देवास, देवास मध्य प्रदेश में है। और ऑप्शन डी सल्बोनी, ये सल्बोनी जो है वह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। तो बताइए आरबीआई के द्वारा कहाँ पर नोटों की छपाई नहीं की जाती है। तो इसके सारे के सारे उत्तर जो हैं सही हैं। ठीक है, इसमें 4 के चारों स्थान पर नोटों की छपाई की जाती है। महाराष्ट्र के नासिक, कर्नाटक के मैसूर, मध्य प्रदेश के देवास और कोलकाता के साल्बोनी में नोटों की छपाई की जाती है। लेकिन कभी ये पूछ ले सिक्कों की ढलाई कहाँ कहाँ पर की जाती है, तो कोलकाता के अलीपुर, हैदराबाद के चेरलापल्ली, हैदराबाद के सैफाबाद और उत्तर प्रदेश के नोएडा में सिक्कों की ढलाई की जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ पर नोटों की छपाई होती है और कहाँ कहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आरबीआई क्या बढ़ाएगी। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आरबीआई क्या करेगी। ऑप्शन ए बैंक दर बढ़ा देगी, ऑप्शन बी एसएलआर बढ़ा देगी, ऑप्शन सी सीआरआर बढ़ा देगी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी बढ़ा देगी। तो ध्यान दीजिएगा मुद्रास्फीति का मतलब यह है कि बाज़ार में पैसों की मात्रा ज़्यादा हो जाना। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति की गणना की जाती है और वह इसी के आधार पर बैंक दर, एसएलआर, सीआरआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है। और जब कभी भी मुद्रास्फीति की स्थिति आती है तब आरबीआई द्वारा बैंक दर, एसएलआर, सीआरआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ा देती है, लेकिन मुद्रा अस्फीति के समय ये सारी की सारी चीज़ें घटा देती है। ठीक है, अब अगर बात करें एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है या सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अर्थात वैधानिक तरलता अनुपात। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो अर्थात नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है। ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी के वेणुगोपाल, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद।
तो यह प्रश्न करंट अफेयर्स का है। तो बताइए वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो चलिए अब इनसे जुड़े हुए अन्य विकल्पों को भी देख लेते हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। ये गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वह वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, अर्थात कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल हैं। और हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। तो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अब बात करते हैं के वेणुगोपाल की। तो के वेणुगोपाल जो हैं वह वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। भारत के महान्यायवादी का मतलब यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं रामनाथ कोविंद। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो हैं वह रामनाथ कोविंद हैं। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 61 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्ष थे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एसबीआई बैंक की बात किया जा रहा है, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात किया जा रहा है। तो बताइए एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1921 और ऑप्शन डी है 1935। तो बताइए एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा। चलिए बताइए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1955। एसबीआई बैंक की स्थापना 1955 में होती है। एसबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और एसबीआई बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। ध्यान दीजिएगा, और इंपीरियल बैंक का जो स्थापना की जाती है वह 1921 में किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आरबीआई बैंक की स्थापना नहीं हुई थी तब इंपीरियल बैंक ही आरबीआई बैंक का कार्य करता था, अर्थात नोटों की छपाई या नोटों के नियंत्रण करने का कार्य करता था। ठीक है, तो एसबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। एसबीआई बैंक का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो इंपीरियल बैंक था, जिसका निर्माण 1921 में हुआ था। और आरबीआई के गठन के पहले इंपीरियल बैंक ही आरबीआई बैंक के कार्य को भी करता था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? ध्यान से पढ़िएगा, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1980। तो बताइए नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1982। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और यह जो बैंक था वह शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, किस समिति के सुझाव के आधार पर किया गया था? तो शिवरामन समिति सिफारिश के आधार पर किया गया था। नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है नाबार्ड बैंक का फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पंजाब। तो बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मुंबई, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। तो हमारे 10 प्रश्न अब समाप्त हो गए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आपके इसमें से कुल कितने प्रश्न सही थे। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको अन्य जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा। धन्यवाद।